देखिए, आज शुभ समाचारों में बात उन होनहारों की हम करने जा रहे हैं, निश्चित तौर पर जो न केवल लाखों छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुके हैं, बल्कि उनकी सफलता की कहानी आज हर घर में सुनी जा रही है, पढ़ी जा रही है। यूपीएससी का रिजल्ट अब निकल चुका है और उस परीक्षा को पास करने वाले छात्र अपनी कामयाबी का जश्न लगातार मना रहे हैं। हर सफलता के पीछे हजार कहानियां होती हैं। इन सफलताओं में बड़ों का आशीर्वाद भी शुमार होता है और टीचर्स और गाइड की अहम भूमिका भी होती है। तो चलिए आपको एक एक करके उन तमाम छात्रों से मिलवाते हैं जिन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास करके दुनिया फतह कर ली। तो चलिए उन्हीं से जानते हैं कि क्या है उनकी सफलता का राज। क्या सब्जेक्ट्स है आपके और कितनी मेहनत की, कितने घंटे की पढ़ाई? और मैंने सुना कि आप कॉर्पोरेट से वापस आई थी इस फील्ड में। मेरा ऑप्शनल था पॉलिटिकल साइंस एंड आईआर एंड घंटे तो मतलब सिंस दिस वाज अ लॉन्ग जर्नी 3 साल पढ़ाई की है तो थोड़ा सस्टेनेबल रखना जरूरी है। आई स्टडीड फॉर 8 to 9 आवर्स अ डे। कभी कम भी हो जाता था बट ट्राई करती थी कि एवरेज 8 घंटे रहे। एंड कॉर्पोरेट ने बहुत अपॉर्चुनिटीज दी। आई थिंक द काइंड ऑफ प्रोफेशनलिज्म आई लर्न ओवर देयर वाज वेरी इंपॉर्टेंट एंड उसने मुझे प्रिपरेशन में भी हेल्प किया बट अल्टीमेट पैशन लाइड हियर। नॉर्मली हम लोग पूछते हैं कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको आप क्या प्रेरणा देंगे, लेकिन आज मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो कॉर्पोरेट्स में हैं, जो किसी और फील्ड में चले गए हैं, यूपीएससी एक सपना रहता है उनके लिए, उन्हें क्या टिप्स होगा इशिता का? सपना पूरा करना है तो मेहनत तो करनी होगी। यू हैव टू बिलीव इन योर ड्रीम्स एंड आप गिव अप नहीं कर सकते हैं। मेरा 2 बार प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ बट द काइंड ऑफ सेल्फ बिलीफ यू हैव इन योर सेल्फ रियली पुशेस यू टू ट्राई। आई नो इट कैन बी एन इनफाइनाइट लूप कि बस एक बार और, बस एक बार और, लेकिन अगर आप सिंसियरली काम कर रहे हैं एंड यू आर पुटिंग इन द आवर्स, यू आर डूइंग द एफर्ट, तो फिर देयर इज नथिंग दैट कैन स्टॉप यू। अभी मैं बहुत ब्लेस्ड और बहुत लकी फील कर रही हूँ कि भगवान ने मुझे आज इस दिन दिखाया और मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेकर। Have faith in yourself, understand the exam, focus on previous year's questions and syllabus, have your own strategy, own up the process, own up the mistakes, own up your setbacks or failures, own up everything and make it your own. So that way, even if you do not clear the exam, you will be a better person and a person who can face the world as it is. बहुत बहुत ज़्यादा टफ चॉइस है ये मेक करना कि इस एग्जाम साइकिल में कंटिन्यू करना है या नहीं। सो टेक योर टाइम एंड अगेन सेल्फ डाउट रहेगा बट प्लीज़ 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 डोंट स्टॉप बिलीविंग इन योर सेल्फ। प्लीज़ ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट द प्रोसेस। ये सबके साथ डाउट होता है, सबको सेल्फ डाउट होता है एंड आई थिंक वो ओवरकम करना इज समथिंग दैट ट्रांसफॉर्म्स यू। ये करना चाहिए सब। कहते हैं कि जो यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है तो पूरी दुनियादारी छोड़ दो, घंटों घंटे गिनना बंद कर दो कि कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हो। तो आपने कितने घंटे पढ़ाई की कि आपकी चौथी रैंक आ पाई है? मैं अब फिर से वही बोलूँगी कि मैंने आज कभी काउंट नहीं किए। मैं बस ये था मेरे विजन कि मुझे इस महीने में ये ख़त्म करना है, या तो उस हिसाब से मैं टारगेट बनाती थी और वो उसके में चाहे 4 घंटे लगें, चाहे 6 घंटे, चाहे 8 घंटे, उस हिसाब से पढ़ाई करती थी। तो क्वालिटी आप क्या पढ़ रहे हो और किस पर्पज़ से पढ़ रहे हो, उस पढ़ाई को यूज़फुलनेस कितनी है, यूटिलिटी कितनी है, वो ज़्यादा मैटर करता है आई थिंक घंटों से ज़्यादा। कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है एंड इतना ऊपर रैंक आएगा एक्सपेक्ट नहीं किया था बट आई एम सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट नाउ। पहले सोचा था क्या? नहीं एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना ऊपर रैंक आएगा। आपका फ्यूचर प्लान? अभी तो माय फर्स्ट प्रेफरेंस इज इंडियन फॉरेन सर्विस। अभी देखते हैं कहाँ कैसे लोकेशन होता है, इसके हिसाब से बाकी फ्यूचर प्लान होगा। कैसे ये मदद किया? पहले तो प्री के लिए रिसोर्सेज ढूंढ लिया, उसके बाद उस हिसाब से मतलब अलग अलग स्टेज पे अलग अलग लेवल का स्मार्टली डिसाइड कर लिया कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, तो उसी हिसाब से आगे बढ़ा। जी, मुझे लगता है कि अपने आप एक भरोसा रखना, that is being able to understand your self-worth and being confident in your skills, that would be the first and most important thing while you're preparing for the examination. And at the same time मुझे ये भी लगता है कि आपको challenges को face करना और उसका सामना करने का एक हिम्मत भी होना चाहिए और इसके साथ साथ ही लोगों का आशीर्वाद और पेरेंट्स और टीचर्स उनके हिसाब से रिस्पेक्ट करना और being grateful, these would be some of the tips. You are from remote places, so I think one big problem that you have is the guidance that you require in this exam. यहाँ पे for example I am currently at NIDT नागपुर, तो there are many people here who are from remote places, तो उनके पास भी guidance नहीं थी। तो हर किसी ने अपने अपने हिसाब से they have had their own paths and
उन्होंने कहीं से गाइडेंस ली है। तो मैंने जर्नी तो टफ होती ही है, बट उसके साथ हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और पेशेंस, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कभी हिम्मत नहीं हारनी होती, जो कि इस जर्नी में हर तीसरे दिन लगता है। तो यही कहूँगी मैं, जितने भी रिसोर्सेज थे उन्हीं को ऑप्टिमम तरीके से इस्तेमाल किया। और उसी आजकल तो इंटरनेट का बहुत रेवोल्यूशन है, तो इंटरनेट से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली है। इस एग्ज़ाम में बहुत हार्ड वर्क चाहिए होता है, लेकिन हर इंसान के पास इसको क्रैक करने का कैलिबर भी होता है और एबिलिटी भी होती है। पेशेंस और हार्ड वर्क के साथ कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है। मेहनत तो बहुत करनी पड़ी, क्योंकि 3.5 इयर्स से तैयारी कर रही हूँ। अक्टूबर 2019 से शुरू करी थी और अब जाके सक्सेस मिला है। तो पढ़ाई, मेहनत तो बहुत लगी है इसमें। अच्छा, पहले कितनी बार आपने एग्ज़ाम दिए थे और मतलब क्या क्या प्रिपरेशन की थी? तो ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है। पहले अटेम्प्ट में मैं प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाई थी, और सेकंड अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू स्टेज तक पहुंची थी और कुछ मार्क्स की वजह से रह गई, और ये मेरा 3rd अटेम्प्ट है। और जहाँ तक पढ़ाई की बात आती है, तो मैंने अपनी सोर्सेज को कंसाइज किया, मैंने उनके नोट्स बनाए और कांस्टेंट रिविजन्स करे, जिससे मतलब मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए और चीज़ें याद होती गई। और एंड में प्रैक्टिस करी मॉक टेस्ट और मॉक इंटरव्यूज से। तो वही मेरी मेन स्ट्रैटेजी थी जिसने मेरे को हेल्प किया ये अचीव करने में। कोशिश करती थी कि हर रोज़ 8 से 10 घंटे पढूं। कुछ दिन नहीं हो पाता था, पर मोस्टली मैं कोशिश करती थी। और जब एग्ज़ाम अप्रोच करते थे, प्रीलिम्स और मेंस, तो 13 to 14 आवर्स तक भी पढ़ लेते थे। छोटे शहर के कई युवाओं ने यूपीएससी की परीक्षा पास कर इतिहास रचा है। अपने और अपने माता पिता के सपनों को पूरा किया है। उनकी जुबानी सुनते हैं उनकी कामयाबी की कहानी। यही संदेश है कि अच्छे से कीजिए और जो आपने सोचा है वो आप जरूर प्राप्त करेंगे, और कंसिस्टेंट रहिए। आपकी स्ट्रेटेजी को लेकर लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दीजिए, और यदि आपने ये चुना है तो बिल्कुल इसमें आप सफल होंगे। इसका श्रेय मैं अपने परिवार को, मेरे पेरेंट्स, मेरे भाई बहन, इनको दूंगा, क्योंकि ये मेरे हमेशा पीछे खड़े रहे। मेरे असफलताओं के बाद भी इन्होंने मेरा धैर्य बढ़ाया, और इसका श्रेय मैं अपने भाई को भी देना चाहूँगा, क्योंकि मैं छोड़ने वाला था इसे। 2 बार जब सफलता नहीं मिली, उसने ही मुझे बोला कि नेक्स्ट टाइम दो, क्या पता नेक्स्ट टाइम हो जाए, तो उसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इसमें। यही संदेश देना चाहूँगी कि उन्हें भी अपने सपनों को फॉलो करना चाहिए, उनके लिए प्रयासरत रहना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात यही है कि हमें अपनी फाइट अच्छी देनी चाहिए, हमें मेहनत इतनी अच्छी करनी चाहिए कि हमें फिर उसके बाद उसका परिणाम क्या होगा उसकी ज़्यादा डर ना लगे, और कभी लाइफ में रिग्रेट ना रहे कि ये कर लिया होता तो ये हो जाता। तैयारी मेनली सेल्फ स्टडी ही मेनली फोकस रहा है, और एवरेज 6 से 7 घंटे पढ़ाई करता था, और कोई ऐसा टाइम पीरियड फिक्स नहीं था। उसकी वजह मैं टारगेट सिलेबस को पूरा करने पे मेरा फोकस था, कि जो भी मेरा टारगेट है दिन का या कि इस वीक का, कि इतने सब्जेक्ट हो जाए, तो उस पर ज़्यादा फोकस रहता था मेरा। काफ़ी मेहनत के बाद रिजल्ट आया है। 2-2.5 साल तक हमने एग्ज़ाम के साथ में जूझते रहे, उसके बाद ये रिजल्ट निकला है। लगातार मेहनत करी, इसमें घर वालों का बहुत साथ रहा, खासकर मम्मी का। लगातार हर दिन उन्होंने ख्याल रखा है, और मैं अपने टीचर्स का भी शुक्रगुजार हूँ। तो मुझे लगता है कि आपको अगर गाइडेंस मिले सही मेंटोर्स में, सही एक्सपर्ट्स आपको बताएं क्या करना है, मार्केट की जो शोर होता है उससे अगर आप अपने आप को बचा पाएं, और जो ज़रूरी है सिर्फ उसी पर ध्यान दे पाएं, तो मुझे लगता है कि आप इसको कर सकते हैं। देखिए, देश की सबसे मुश्किल परीक्षा पास करना और फिर देश की सेवा का जिम्मा संभालना मेहनत, अनुशासन और त्याग की बदौलत यह कामयाबी हासिल होती है। ऐसी कामयाब होने की कुछ टिप्स जानते हैं। सिंपल सा एक ऑब्जर्वेशन है मेरी खुद की जर्नी से, बहुत ज्यादा कोई सजेशंस नहीं है। मैसेज ये है कि अगर आपने सपना देखा है और आपके पास सपोर्ट सिस्टम है तो मेहनत करिए, प्लीज फेलियर से मत डरिए, आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। सेकेंड अटेम्प्ट में एक बार मेरा सिलेक्शन ऑलरेडी हो रखा है। उसमें मेरे को रेलवे अकाउंट सर्विस मिली थी, और रेलवेज की ट्रेनिंग और जॉब के साथ साथ मैंने कोशिश करी कि मैं तैयारी करूं, और तो उसमें बहुत समस्या रही कि ट्रेनिंग को देखें या जॉब को देखें, अपनी निजी समस्याएं भी होती हैं और बहुत चीज़ें हो जाती हैं। तो सफ़र तो मुश्किल ही रहा है। हर साल लगभग 1 या 2 रैंक्स टॉप 100 में मेरे कॉलेज की होती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल था कि मेरे कॉलेज के लोग जो सेम चीज़ पढ़ रहे हैं जो मैं पढ़ रही हूँ वो क्लियर कर रहे हैं। और फिर फाइनली टॉपर्स को फॉलो किया मैंने, तो मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे टॉपर्स हैं जो हर साल अपनी स्ट्रैटेजीज बताते हैं। तो एकमात्र सोर्स जो मुझे गाइड करने के लिए था वो टॉपर्स टॉक्स थी यूट्यूब पे। तो वो सब देख के मुझे रियलाइज हुआ कि खुद से किया जा सकता है। प्रेरणा मुझे लगता है इंसान को खुद से ही ड्राइव करनी चाहिए। मैंने खुद ने ही सोचा था, बाकी
पेरेंट्स का हमेशा सपोर्ट रहा है, उन्होंने फ्रीडम दी है कि जो करना है वो करो। आई थिंक वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल सब किसी भी बच्चे के लिए रहता है कि अगर आपको जो भी आपका मन करे वो करने की अगर आपको फ्रीडम मिलती है तो आप खुद इंस्पायर्ड रहते हो और जो भी आपका मन करे वो आप आराम से कर सकते हो। मेरा जो मुख्य गुरु मंत्र है वो वही है कि राइट डायरेक्शन में प्रिपरेशन, ज़्यादा पढ़ने, ज़्यादा बुक पढ़ने या फिर ज़्यादा टाइम पढ़ने के अलावा जो क्वालिटी है, प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज है, प्रीवियस ईयर मेंस के क्वेश्चन है, यहाँ तक कि इंटरव्यू में किस प्रकार के सवाल पूछे गए हैं उस पर अगर ज़्यादा फोकस करें, प्रैक्टिस करें आंसर राइटिंग, तो ज़्यादा चांसेस है, ना कि ज़्यादा पढ़ने से। आजकल ऑनलाइन सारा मटेरियल अवेलेबल होता है, आप जो भी जिस प्रकार की जो भी बुक आप लेना चाहे आप ऑनलाइन डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। और बहुत सारे टॉपर्स हैं जिन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी भी शेयर की है, तो हम उन्हें देख के सीख सकते हैं कि उन्होंने कैसे वर्क किया है और हम खुद की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं इस एग्जाम को लेके, सिलेबस पढ़ के। तो आसानी से घर बैठ के भी किया जा सकता है, इंटरनेट सभी के पास होता है, तो अभी काफ़ी आसान हो गया है। तो यूपीएससी टॉपर्स के टिप्स तो आपने सुन लिए, अब बात कुछ दूसरी खबरों की भी कर लेते हैं। तो दिल्ली के राष्ट्रपति भवन को तो आप बखूबी जानते ही हैं, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि दिल्ली के अलावा देश में 2 और राष्ट्रपति भवन हैं, एक शिमला तो दूसरा हैदराबाद में। आज हम आपको शिमला के मशोबरा में मौजूद राष्ट्रपति निवास के भ्रमण पे ले चलते हैं, जिसे जनता के लिए पहली बार खोला गया है। दिल्ली से करीब 400 किलोमीटर दूर हिमाचल प्रदेश के शिमला में मौजूद राष्ट्रपति निवास में स्थानीय लोगों और सैलानियों का तांता लगा हुआ है। स्कूली बच्चे भी बड़ी संख्या में यहां आ रहे हैं। शिमला के मशोबरा की खूबसूरत वादियों में बने इस राष्ट्रपति निवास को करीब 1 महीने पहले पहली दफा आम जनता के लिए खोला गया था। तब से अब तक 5000 से ज्यादा लोग राष्ट्रपति निवास का दीदार कर चुके हैं। राष्ट्रपति निवास को करीब से देखने, महसूस करने का कौतूहल हमेशा से लोगों में रहा है। बच्चों के लिए तो ये न सिर्फ नया अनुभव है, बल्कि ऐतिहासिक विरासत को देखने और समझने का मौका भी है, जिससे बच्चे बेहद उत्साहित हैं। हमें काफी कुछ देखने को मिला, यहाँ पर पुरानी हिस्ट्री के बारे में पता चला और यहाँ पर 3 रेयर जैसे ट्री हैं, बहुत जो कलर चेंज करते हैं, अभी कुछ बरगंडी सा कलर इनका ग्रीन हो जाता है, फिर कुछ इनका कलर काफी कुछ है यहाँ पर जो काफी कुछ इससे हम कुछ सीख सकते हैं। हमें तो पहले पता भी नहीं था कि यहाँ पे राष्ट्रीय भवन है, तो हमें यहाँ जब पब्लिकली ओपन किया तब हमें पता चला है। और यहाँ पे कई तरह के फ्लावर्स है। देवदार के पेड़ों से घिरे इस राष्ट्रपति निवास की एक खासियत ये भी है कि ये दाजी दीवार के साथ पूरी तरह लकड़ी के ढांचे से बना हुआ है। 10,628 वर्ग फीट में फैला ये ऐतिहासिक भवन 173 साल पुराना है। इसे रिट्रीट बिल्डिंग के नाम से पुकारा जाता है। कोटी रियासत के राजा ने इस इमारत को बनवाया था। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान लॉर्ड एल्गिन से लेकर अंतिम वायसराय माउंटबेटन भी इसी निवास में रहे। स्वतंत्रता के बाद इसे राष्ट्रपति निवास के रूप में पहचान दी गई। स्कूली बच्चों के लिए तो ये एक नया लर्निंग एक्सपीरियंस सा है। 83% जो चीजें है वो देख के सीखता है। पहले बच्चों ने सुना था, हमने भी सुना था कि राष्ट्रपति भवन द रिट्रीट मशोबरा में है। आज बच्चों ने फिजिकली प्रेजेंस दी और बहुत कुछ लर्निंग एक्सपीरियंसेस उनके हुए यहाँ पे। बहुत सारी चीजें बच्चों ने देखी, जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूंगी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस उन्होंने देखी कि जो यहाँ की ये बिल्डिंग थी ये किस तरह से ये स्टेजेस में डेवलप हुई, और जो धज्जी वॉल आर्किटेक्चरल स्टाइल था वो स्टिल मेंटेन है, जो एक हिमाचल का ऐतिहासिक विरासत है। दूसरी चीज़ अगर मैं नेचर की बात करूँ तो ओक पाइन ट्रीज है, और सबसे मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि कॉपर बी जो ट्रीज है जो यहाँ पे 3 है, ये सीजन के हिसाब से 4 बार अपनी लीव्स बदलते हैं, जो मेरे लिए और बच्चों के लिए बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस रहा है। आपको बता दें कि देश में 3 राष्ट्रपति भवन हैं। दिल्ली का राष्ट्रपति भवन, जिसे आप सब जानते ही हैं, मशोबरा का ये राष्ट्रपति निवास और तीसरा सिकंदराबाद में है। राष्ट्रपति की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार राष्ट्रपति अपने दोनों रिट्रीट पर साल में कम से कम 1 बार जाते हैं। इस प्रवास के दौरान उनका कार्यालय भी साथ रहता है, यानी सारा कामकाज दिल्ली से शिमला या हैदराबाद पहुंच जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चाहे सरहद की सुरक्षा की हो या देश के भीतर आपात स्थितियों से निपटने की, महिलाओं ने हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। हिमाचल प्रदेश की क्विक रिएक्शन टीम में भी 11 महिला कमांडोज ने मोर्चा संभाला है,
जो किसी भी आपात स्थिति से मुकाबला करने को हर दम तैयार है। न धूप की परवाह, न आराम की फिक्र, बस एक चाह कि देश के काम आ जाए। ये वर्दी सी चाहत की निशानी है। ये तस्वीरें इसी ख्वाहिश की कहानी है। ये हिमाचल प्रदेश की क्विक रिएक्शन टीम है। 11 सदस्यों वाली महिला कमांडोज की क्विक रिएक्शन टीम का ये दस्ता 5th IRB बिलासपुर बस्ती में तैनात है और राज्य में हर आपात स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। 5th IRB यानी 5th जो इंडियन रिजर्व फोर्स है जो बिलासपुर के बस्ती में है, वहां पर इनकी ट्रेनिंग होती है। कोई भी VIP मूवमेंट हो, कहीं भी कोई क्रिटिकल सिचुएशन हो, वहां पर जाकर सबसे पहले ये पहुंचती है और सबसे पहले जाकर रिस्पॉन्स करती है। वेपन्स खोलने से लेकर एडवांस टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से लैस। आपात स्थिति मतलब चाहे आतंकियों से मुकाबला करना हो या फिर बम धमाके जैसे हालातों से निपटना, चाहे हाईजैक हुई बस से नागरिकों को सुरक्षित निकालना या फिर VIP लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी, हर बड़ा जोखिम उठाने को तैयार होती हैं ये कमांडोज। इसका पर्पस ये है कि एक जो नॉर्मल लेवल पे जो एक पुलिसमैन वर्क करता है उससे अधिक एफिशिएंसी पे वर्क करना, कड़ी परिस्थितियां जो भी हो सकती है, टेररिस्ट अटैक है या कोई भी किसी भी तरह की आपदा है, बम ब्लास्ट है, उसकी इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है और ये लगातार प्रशिक्षण करते हैं और कोई भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। कठिन परिस्थितियों से मुकाबले की तैयारी के लिए इन्हें कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। नए आधुनिक हथियारों से दोस्ती करनी पड़ती है। पुलिस डिपार्टमेंट एक डिसिप्लिन फोर्स है और क्विक रिएक्शन टीम एक लेवल अप है उस डिसिप्लिन से। इसमें हमें फिजिकली स्ट्रॉन्ग किया जाता है एज कंपैरिजन टू बाकी जनरल ड्यूटीज देते हैं। हमें वेल इक्विप्ड वेपन्स के साथ ट्रेनिंग दी जाती है। हमें रिफ्रेशर कोर्स करवाए जाते हैं 3-3 महीने के बाद और हमारी फायरिंग करवाई जाती है ताकि हम इसके साथ जुड़ाव रहे हमारे वेपन का। अगर हमें ऐसी कोई न्यूज़ मिलती है तो हम विदिन 15 मिनट अपना असला अम्युनिशन लेके बस में बैठ जाते हैं और जहाँ पे मतलब कोई घटना हुई है वहाँ पे हम आधे पौने घंटे में उस जगह पे पहुँच जाते हैं। किसी भी आपातकालीन स्थिति के लिए हम हर टाइम जो तत्पर रहते हैं और इसके लिए हमें टाइम कोर्सेज चलाए जाते हैं और इसमें कोर्सेज में न केवल हमें फिजिकली स्ट्रेंथ बढ़ाई जाती है बल्कि हमें आधुनिक हथियारों का भी ज्ञान प्रोवाइड करवाया जाता है जिससे हम किसी भी आपदा से लड़ने के लिए सशक्त होते हैं। 26/11 हमले के बाद क्विक रिएक्शन टीम की जरूरत महसूस की गई और हिमाचल प्रदेश में महिला QRT कमांडो का दस्ता साल 2017 में तैयार हुआ। हिमाचल प्रदेश में साधारण महिला पुलिस की भर्तियों में अव्वल आने वाली महिलाओं को क्विक रिएक्शन टीम का हिस्सा बनाया जाता है। इन महिला कमांडोज का कहना है कि वैसे तो पुलिस की वर्दी भी ड्यूटी और अनुशासन याद दिलाती है, लेकिन ये वर्दी पहनकर QRT टीम का हिस्सा बनकर ये खुद को ज्यादा अनुशासित और शक्तिशाली महसूस करती है। ललित शर्मा, बिलासपुर बस्ती, गुड न्यूज टुडे। बात कुछ और खबरों की हो जाती है। हिमाचल प्रदेश के शिमला से अक्सर ऐसी तस्वीरें आती रहती हैं जब बड़ी संख्या में सैलानियों के पहुंचने से शहर में भारी जाम लग जाता है। शिमला पुलिस ने जाम से निजात पाने के लिए हाल ही में 1 मिनट ट्रैफिक प्लान का उसको लागू किया है और अब जो है शिमला पुलिस ने एक और पहल करते हुए महिला बुलेट राइडर को तैनात कर दिया है। बुलेट पर सवार ये हेड कांस्टेबल जाम से निपटने में अहम भूमिका निभा रही हैं। देखिए कैसे। तन पर वर्दी और बुलेट की सवारी, ये पहचान है हेड कांस्टेबल लक्ष्मी की, जो जाम से जूझते शिमला में उम्मीद की किरण बनकर आई है। पहाड़ों की रानी शिमला में इस वक्त हम मौजूद हैं और अगर हम राजधानी शिमला की बात करें तो यहाँ पर हर साल लाखों की तादाद में जो पर्यटक है वो घूमने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन बढ़ते सालों में अगर हम बात करें इन
पर्यटकों की वजह से जरूर प्रदेश की आय है उसमें जरूर बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उसके साथ साथ जो ट्रैफिक है उसमें भी लगातार कंजेशन है वो देखने को मिला है। अब हिमाचल पुलिस ने एक नया इनिशिएटिव लिया है जहां पर पहली बार एक महिला राइडर है वो ट्रैफिक को मैनेज करेगी। जाम किसी भी चौक चौराहे या बीच सड़क पर ही क्यों न लगा हो, मैसेज मिला नहीं कि लक्ष्मी बुलेट पर फराटा भरते हुए आनन फानन में पहुंच जाती हैं और यातायात सुचारू रूप से चलाने में जुट जाती हैं। किस तरह से इस ट्रैफिक को हमने मैनेज करना है, तो मेरे को ये बहुत खुशी हुई कि मैंने अपने शौक के लिए ये बुलेट सीखा था, ड्राइविंग सीखी थी। फिर जैसे हमारे जो ऑफिसर्स की नज़रों में मैं आई तो उन्होंने मुझे एक पहली वीमेंस जो बुलेट राइड कर रही है 350 सीसी का ट्रैफिक में आने का एक मौका दिया और ट्रैफिक को मैनेज करने का एक अवसर मिला। पूरे प्रदेश में हेड कांस्टेबल लक्ष्मी पहली बाइक राइडर हैं जो ट्रैफिक को मैनेज और कंट्रोल करने में मदद कर रही हैं। हमारे को BHF सेट दिए होते हैं जिससे हमारे को लोग आते हैं, यानी हर एक चौराहा है वहाँ पर एक पुलिस कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात होता है, तो उनको जो मैसेज कन्वे होता है, हमारा एक ऑफिस होता है जिसमें से कहाँ किस चौराहे पर ट्रैफिक के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आ रही है तो वहाँ पर लोग करते हैं अलग अलग साइन दिए हुए, जैसे कि जिस पॉइंट पर हम खड़े हैं इसको 36 का साइन दिया हुआ है, तो हमारे को बताते हैं कि यहाँ प्रॉब्लम हो रही है। जैसे मुझे पता चलता है कि यहाँ दिक्कत है या अगले जो ट्रैफिक ड्यूटी जहाँ तैनात होती है जिस चौराहे पर ज़्यादा ट्रैफिक होता है तो फिर वहाँ पर मैं उस सेट के जरिए पहुँच जाती हूँ और मुझे मैसेज मिलता है। शिमला में सड़कों की चौड़ाई बेहद कम है और सड़कों के दोनों किनारे घर या ऊंचे ढलान की वजह से सड़कों की चौड़ाई बढ़ाना बेहद मुश्किल है। दूसरे, टूरिस्ट प्लेस होने की वजह से शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या अक्सर बनी ही रहती है, जिससे निपटने के लिए शिमला की पुलिस ने हाल ही में 1 मिनट ट्रैफिक प्लान पर काम करना भी शुरू किया है और अब हिमाचल पुलिस की पहल पर महिला बाइक राइडर की नई शुरुआत इसी दिशा में एक और कदम है। रूट्स की जो विड्थ है उसकी फर्दर वाइडनिंग की लिमिटेड कैपेसिटी है, तो यहाँ शिमला में वर्तमान में ट्रैफिक राइडर्स का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ है जो इजीली कहीं भी कोई प्रॉब्लम इमरजेंसी अराइज होती है ट्रैफिक संचालन में तो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। और पहले हमारे पास जो यहाँ पे महिला पुलिस बल जो है वो जिस प्रकार से सारी पुलिसिंग में पार्टिसिपेट करता है, अब वो ट्रैफिक संचालन में एज ए पुलिस राइडर जो ट्रैफिक राइडर जो हैं उनके साथ भी अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। तो अभी इसी दिशा में एक महिला राइडर भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुई हैं और बड़ी बखूबी अपना काम कर रही हैं। हिमाचल पुलिस की पहल और लक्ष्मी की मेहनत ने रंग लाना शुरू कर दिया है। उम्मीद है कि शिमला को न सिर्फ जाम की समस्या से निजात मिल पाएगी बल्कि बुलेट राइडर लक्ष्मी और भी महिलाओं को देश की सेवा करने के लिए प्रेरित कर सकेंगी। गर्मी का जोर है, ऐसे में आज एक ऐसे खास एयर कंडीशनर की हम बात करते हैं जो न केवल गर्मी से राहत दिला सकता है बल्कि रूम टेम्परेचर को भी 5 से 7 डिग्री तक ठंडा रखता है। तो चलिए आज इसी एसी को बनाने वाले युवा से आपको मिलवाते हैं। हमें यकीन है कि आप इस युवा शख्स से इस नायाब प्रयोग की तारीफ किए बगैर नहीं रह पाएंगे। चुभती जलती गर्मी देश के कई इलाकों का आजकल हॉट टॉपिक बना हुआ है। कहीं लू के थपेड़े, आग, बरसता सूरज तो घरों में बिजली गुल। ऐसे में गर्मी से हलकान होना लाजमी है। पहले कभी मिट्टी के घर हुआ करते थे जो प्रचंड गर्मी में भी ठंडक का एहसास देते थे। आज ना तो ऐसे आशियाने आपको दिखेंगे और ना ही इमारतें और ना वहाँ एसी कूलर के बगैर गुजारा हो पाएगा। लेकिन शरीर को तपा दे रही इस गर्मी से बचाएगा ये नायाब प्रयोग। जैसे
जैसे गर्मी बढ़ती जाती है, गर्मी से बचने के लिए हम एसी, कूलर जैसे साधनों का इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन अब आंध्रा के आर्किटेक्ट ने बनाया है मिट्टी का एसी। ये मिट्टी का एसी अपने में बेहद खास है, क्योंकि आप इसकी बनावट को देखिए, ये एक मधुमक्खी के छत्ते के आकार का है। इसको बी हाइव कूलिंग प्रोडक्ट कहते हैं। इसमें मिट्टी का इस्तेमाल किया गया है और पानी इसमें रिसता है। जो मिट्टी इसमें इस्तेमाल की गई है, उसी मिट्टी से कुल्हड़ और मटके भी बनते हैं। मटकों में भी ठंडा पानी रहता है। इसी वजह से ये जो कूलिंग प्रोडक्ट है, ये भी ठंडी हवा देता है। इस कूलिंग प्रोडक्ट की खास बात ये है कि जहां पे भी इसे लगाया जाता है, वहां का ये तापमान 6 से 7 डिग्री तक अपने आप कम कर देता है। मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखने वाला ये मिट्टी का एसी है, जिसे बिहाइव कूलिंग सिस्टम नाम दिया गया है। खासतौर से दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम जैसी कई मेट्रो सिटीज में घर, ऑफिसों में लगे कूलर और एयर कंडीशनर पर निर्भरता कम करने के लिए ये बनाया गया। ये एक्सपेरिमेंट आंध्र प्रदेश के आर्किटेक्ट मुनीश ने अपने साथियों के साथ किया। हम सबने देखा है कि बचपन में एक कुल्हड़ और ये मटका होता है, उसके अंदर जो पानी है नेचुरली ठंडा रहता है। तो वो जो प्रोसेस है जो हीट ट्रांसफर का, ऑटोमेटिकली जो नेचुरल प्रोसेस है कि अंदर का जो पानी है, जितना भी टेम्परेचर बाहर है तो पानी लेकिन नेचुरली अंदर रहता है। इसके पीछे जो आइडिया ये था कि क्या हम उसी सिस्टम को यूज करें, लेकिन पानी को ठंडा करने की जगह पानी को यूज करके हम हवा को ठंडा कर सकते हैं, राइट। तो यही आइडिया है जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, टेक्स्ट बुक्स में भी पढ़ा है, इवेपोरेटिव कूलिंग वगैरह जो है, ये सब मतलब जितना भी हमने बचपन से पढ़ा है, उसका एक प्रैक्टिकल बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन ये है कि जिससे हम बिल्डिंग्स में नेचुरली टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। मिट्टी का ऐसा एसी बिजली से चलने वाले एयर कंडीशनर की तरह कूलिंग देता है। अगर हम आपको बाहर का टेम्परेचर बताएं तो 41 डिग्री सेल्सियस अभी दिल्ली एनसीआर का टेम्परेचर है। लेकिन जब आप इस मिट्टी के एसी को इंस्टॉल करते हैं तो कमरे में टेम्परेचर जो है 33 जा चुका है। कम से कम 8 से 9 डिग्री ये मिट्टी का एसी या मिट्टी की दीवार या पानी की दीवार हम इसे कह सकते हैं, ये 8 से 9 डिग्री तक का टेम्परेचर कम कर देती है। दरअसल बिहाइव कूलिंग सिस्टम के जरिए मिट्टी और पानी की मदद लेकर हवा को ठंडा किया जाता है। देखिए, इसमें एक बहुत ही सिंपल फंडामेंटल ये है कि हवा की जो ट्रांसफर है, क्रॉस वेंटिलेशन बहुत जरूरी है। जैसे ये कमरा, ये हमारा ऑफिस स्पेस है जिसमें हम काम करते हैं, एक तरफ से हवा आ रहा है और जो सन की जो फेसिंग है हमने उसको इससे कवर किया है, और ऑपोजिट साइड इसमें हमने एग्जॉस्ट वगैरह लगा के इसमें क्रॉस वेंटिलेशन मैकेनिकली इंड्यूस किया है, जिससे कि जितना भी गर्म हवा जनरेट होता है अंदर मशीन्स के थ्रू, हमारे बॉडी के थ्रू जितना भी गर्म हवा होता है, उसको हम बाहर की तरफ ट्रांसफर कर सकते हैं। मिट्टी का एसी बनाने में इन ईंटों की टाइल्स का अहम रोल है, जिसको बनाने के लिए मुनीश कुम्हारों का सहयोग ले रहे हैं। उनके अनुसार इससे एक पंथ दो काज जैसा काम भी हो रहा। यहाँ हम लोग वो यूज कर रहे हैं, और वैसे हमने मिट्टी का पॉटर्स जो बनाते हैं, जैसे दिल्ली में अभी उत्तम नगर में पॉटर कम्युनिटी है, उनके पास धीरे धीरे जाके जितना प्लास्टिक और ये सब चीजें यूज हो रहे, तो पॉटर्स की जो वैल्यू है और उनकी जो काम है कम होते जा रहा है। तो हम लोग कोशिश ये भी कर रहे हैं कि पॉटर्स के साथ मिलकर भी हम काम करें और पॉटर्स को भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। यकीनन इस चिलचिलाती गर्मी में बिहाइव कूलिंग सिस्टम नेचुरल एसी की तरह है, इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं। मुनीश कहते हैं कि इस नेचुरल कूलिंग सिस्टम को घरों और ऑफिस से आगे स्कूल, कॉलेज, कई संस्थानों की इमारतों में लगाने की तरफ सोचा जा रहा है। मिट्टी का एसी है, ये पारंपरिक तरीके से बना हुआ है। जैसे पिछले जमाने में, या हम कह सकते हैं कुछ साल पहले मिट्टी के घर बनाए जाते थे, वो कमरे का तापमान कम रखते थे, लोग उसको गर्मी से बचाते थे। वैसे ही ये मिट्टी का एसी 7 से 8 डिग्री तक कमरे का तापमान कम करता है, और जो इलेक्ट्रिसिटी एसी से होने वाली खर्च होने वाली बिजली है उसको भी बचाता है। कैमरा पर्सन शैलेंद्र के साथ अनामिका गौर, गुड न्यूज़ टुडे।